सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा आज आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। और देखिए बच्चों, आज जिस प्रकरण का हम अध्ययन करेंगे वह रहेगा संस्कृत विषय के अंतर्गत वाक्य निर्माण। तो देखिए बच्चों, अब कई बालक मानते हैं कि ये वाक्य निर्माण होता क्या है। कई बालक तो इसके नाम से ही घबराते हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर हमसे वाक्य निर्माण करना नहीं आया तो व्याकरण के जितने बिंदु है, चाहे वो प्रत्यय के प्रश्न हो या कोई मंजूषा भरनी हो या सीधे ही कोई वाक्य बनवाना हो या किसी गद्यांश का अर्थ ग्रहण करना हो, पद्यांश का अर्थ ग्रहण करना हो, जब तक हमसे वाक्य निर्माण आएगा ही नहीं तो वो कर कैसे लेंगे हम। तो इस पर विचार करना जरूरी है। तो आखिर वाक्य निर्माण होता कैसे, क्या प्रक्रिया है इसकी। तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुन करके कि इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और सहज है। केवल जो घबराते हैं वो घबराहट बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप कहोगे कि वाक्य इतना ही आसान है क्या, इतनी सहजता से वाक्य बन जाते हैं क्या। और ऐसा सोच करके आज इस वीडियो में निरंतर बने रहना, आपको पता लग जाएगा कि वाक्य वास्तव में कितने सरल होते हैं, कितने आसान होते हैं। और हमको तो आज पता लगा। तो वाक्य के लिए जैसे गणित में कोई सूत्र होता है ना, और हम केवल सूत्र में क्या करते हैं, गणित में आपने देखा होगा कि कोई भी सूत्र लिख दिया और शिक्षक कह देते हैं कुछ नहीं करना आपको, तो इस सूत्र में इसको अंकों को भरना है और उत्तर आ जाएगा। ठीक वैसे ही इस संस्कृत में भी ऐसा ही होता है। तो वाक्य के निर्माण के लिए कुछ बातें हमको याद रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम बातें हमको याद रखनी है और उनसे हमारा काम चल जाएगा। क्या क्या याद रखनी है, देखो, एक तो अम जो अस्मद, युष्मद और तत्शब्द, तीनों के लिंगों के प्रथमा विभक्ति की जो पहली लाइन है वह याद करनी है। अब उनको कैसे याद करनी है, आपको पता है संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और हम किसी का भी रूप लिखते हैं तो जैसे यहां लिख दिया हमने प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष से फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हो गए। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, अब कौन कौन से होते हैं 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और वचन कितने होते हैं, वो भी 3। तो पुरुष भी 3, लिंग भी 3 और वचन भी 3। तो वचन कौन कौन से 3 हो गए वो भी बताया ही। तो एक बार हम यहां पर भी लिख देते हैं, हमने शब्द रूप पढ़े होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 रूप हो गए। अब हमको करना क्या है, पहले तो हम उसकी प्रथम पुरुष, आपने देखा प्रथम पुरुष में कौन कौन आते हैं, स, तौ, ते, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। इसके अलावा और किसी के नाम भी अगर आते हैं तो वह भी प्रथम पुरुष में आते हैं। तो प्रथम पुरुष में क्या हो गया, स, तौ और ते। ऐसे ही मध्यम पुरुष में क्या करेंगे, त्वम, युयाम और यूयम। ऐसे उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम, 3 पुरुष हो गए। और हमने कई बार सुना होगा, कई शिक्षक कह देते हैं अपने को उत्तम मान लो, सामने वाले को मध्यम और जो नहीं है उसको प्रथम मान लो। और प्रथम को एक नाम और दे देते हैं अन्य पुरुष में प्रथम पुरुष को ही कहते हैं। तो अन्य में कोई भी आ सकता है, वह भी आ सकता है, वह के स्थान पर किसी का नाम भी ले सकते हैं। तो वह सब इसमें आता है। एक तो ये बात हमको याद रखनी है। और ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको याद नहीं हो। अधिकांश बालकों को याद पहले से भी होगी, लेकिन अब इसको काम लेना उनसे नहीं आता।
तो मैं काम लेना आज इस भाग में बताऊंगा कि इसको कैसे काम में लेते हैं और किस प्रकार सहजता से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। ये तो हो गई बात। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है हमको। कौन सी? कि हमको पठ धातु के पांचों लकारों में रूप याद रखने हैं। पांचों लकार आपको ध्यान है कौन कौन से होते हैं? लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, विधिलिंग और लंग लकार। ये 5 लकार हमको याद रखने हैं। तो यहां पर मैं एक लकार का उदाहरण देकर के आपको सब कुछ स्पष्ट करता हूं। तो ये प्रथम पुरुष वाली बात इसमें भी आती है, मध्यम पुरुष वाली बात भी आती है और उत्तम पुरुष वाली, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसके नीचे अपने आप लिख देता हूं मैं। तो यहां पर पठती, पठती, पठत और पठंती, ये लिख दिया है ना। आसान, याद भी है हमको। फिर भी देखो हम पीछे क्यों हट जाते हैं। फिर इसके बाद में पठसी, पठत और पठत। आप सोच रहे हो 2 बार पठत लिख दिया। 2 बार पठत लिख तो दिया मैंने, लेकिन एक में विसर्ग है, एक बिना विसर्ग का है। फिर ऐसे ही पठामी, पठाओ और पठामे। अब ये जो ध्यान रखने वाली बात है वह क्या है कि यहां पर इसको एल आकृति में, अर्थात बीच की जो पंक्ति है इसमें सब में विसर्ग है और एक लास्ट वाले शब्द में विसर्ग है। अब यहां से हम वाक्य निर्माण की शुरुआत करते हैं। वाक्य निर्माण में सबसे पहला काम है हम इनको अंक दे देते हैं। अंक देने के लिए क्या करेंगे? इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिए, इसको 3, इसको 4, युवाम को 5, युवम को 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, कितने हो गए पूरे? 9। इधर भी 9 शब्द है, इनको भी नंबर दे देते हैं अपन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमने क्या किया? 9 नंबर इधर दे दिए, 9 नंबर इधर दे दिए। ये मान लो अगर इस तरह नंबर देना सीख गए तो सीख गए उस वाक्य हम पूरी तरीके से सीख गए। अब कैसे क्या करना? परीक्षा में आता है वह पढ़ता है, परीक्षा में शब्द आ गया वह पढ़ता है। अब ये बात हम सीख गए कि वह पढ़ता है। हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि आपको अर्थ याद है कि नहीं है, तो एक बार मैं बता देता हूं। इस सह का अर्थ होता है वह, तव का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। ऐसे ही त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और युवम का अर्थ होता है तुम सब। यहां पर अहम का अर्थ है मैं, और कई बार क्या बोल देते हैं मैं दोनों। मैं दोनों नहीं होता, हम दोनों होता है, हम दोनों और हम सब। वैसे अर्थ याद होगा। इतनी सी बात तो क्योंकि संस्कृत की पाठशाला में हम पहुंचते हैं तो प्रारंभिक जानकारी होती है कि इनका अर्थ हमको याद रहे। अर्थ हमको ध्यान आ गया, तो अर्थ ध्यान आ गया तो अब वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? सह। सह लिख दिया, एक काम तो हमारा पूरा हो गया। अब पढ़ता है। अब हमको यहीं से खेल करना है पूरा। क्या खेल करना है? कि सह कौन से स्थान पर है? पहले नंबर पे। तो इधर जो धातु रूप बन रहे हैं इसके भी पहले नंबर को हमको उठाना है। क्या करना है? सह पठती। हमारा वाक्य हो गया, वाक्य बन गया। कितना सहज है, कितना सरल है, और हम बेकार में इससे घबरा रहे हैं। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों को क्या बोलते हैं? तव। तव का मतलब वे दोनों, अभी बताया था मैंने शब्दार्थ में। तव का मतलब वे दोनों, तो यहां पर तव लिख दिया। अब पढ़ते हैं, तव कौन से स्थान पर है? दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर का अर्थ क्या हो गया? पढ़ता है। तो यहां पर दूसरे नंबर के शब्द को उतार देते हैं। अब मान लो मैं लिखता हूं,
ऐसा शब्द आ गया, लिखता हूं। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो पठ वाले बताए, आपने तो कहा पठ की तरह याद करने। पठ का मतलब मैंने बताया कि पठ धातु के पांचों लकारों में रूप याद रखने हैं। शेष तो हम जानते हैं ना कि सेम उसकी तरह बनते जाते हैं, तो नंबर जरूर ध्यान रखना इसके लिए। तो क्या करना है, मे को क्या बोलते हैं, अहम, अहम लिख दिया, मे को अहम लिख दिया। यहां कौन से नंबर पर है अहम, 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे है तो क्या हो गया, अब ये लिखामी लिखता हूं शब्द, 7वें नंबर पे क्या लिख रखा है, पठामी। तो लिखना शब्द है ना, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लिखामी। उसके हिसाब से लिखामी शब्द बन गया। तो अब इसके बाद में अब आता है, मान लो वयम आ गया। हम सब जाते हैं, अलग अलग अटके बढ़ाते वाक्य, थोड़े से शब्दार्थ में याद रहते हैं हमको। हम सब जाते हैं, हम सबको क्या बोलते हैं, वयम। हम सबको क्या बोला हमने, वयम। वयम लिख दिया, वयम लिख दिया। वयम लिखने के पश्चात अब वयम कौन से नंबर पे आया, 9 नंबर के। 9 नंबर वाला इधर क्या है, पठा में। तो कई बार क्या है, इसे ध्यान रखते रहते हम, कई बार पठा में लिख देते हैं। वाक्य तो पढ़ लो पहले, क्या लिख रखा है यहाँ पर, जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसकी तरह गच्छा में। ये क्या लिख दिया, गच्छा में। है आसान, ये बिल्कुल आसान है। कहीं कोई दिक्कत हुई, ऐसे कोई से भी शब्द 9 शब्द से 9 शब्द मिलाने हैं, ये काम मुझे लगता है आसानी से कर दोगे। अभी इसके बाद में सर, अभी मैं अंत में कुछ वाक्य आपको दूंगा, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर लिख करके, हल करके, और उसको जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई ये वाक्य। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े वाक्य आ जाते हैं, आप तो क्या 2-2 शब्दों के बना रहे हैं, परीक्षा में तो बड़े वो भी आते हैं। तो बड़े आते हैं तो कौन सा घबराने की बात है, बड़े आते हैं तो आप जैसे एक और याद रख लो। एक और बता देता हूं कि उसमें फिर कितने बड़े वाक्य आ जाए, उसको कर लो तुम तैयार। तो उसके लिए क्या याद रखना हमको, उसके लिए हमको राम शब्द के रूप से हम चल लेंगे, शब्द रूप। अब राम शब्द के रूप ही लिख रहा हूं मैं यहां पर, राम है, रामौ, रामः, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति, रामम, रामौ, रामान, ये द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही रामेण, रामाभ्याम और रामी, ये तृतीय विभक्ति। ऐसे ही अपन चतुर्थी विभक्ति देख लेते हैं, रामाय। इसको तो ऐसे कैसे 3 बार लिखना है, रामाभ्याम बीच वाले को तो लिख देंगे, रामभ्य, रामभ्य विसर्ग लगना है इनके, ठीक है। अब ऐसे पंचमी रामात, रामात के बाद में ये रामाभ्याम आ गया, ये भी रामाभ्य आ गया, ऐसे कैसे। फिर मैं छठी विभक्ति यहां पर लिख देता हूं, यहां से आप देख लेना कि रामस्य, ये षष्ठी विभक्ति है ना, रामस्य, रामयो और रामाणाम, ठीक है। सप्तमी भी लिख देते हैं इधर ही, रामे, राम, रामयो और रामेशु। अगर ये हमको ध्यान है, मैं तो ये मानता हूं अगर ये बातें हमको ध्यान है तो 90% अंक तो हमारे प्राप्त हो ही जाएंगे, 90% अंक हो जाएंगे। बस उनको काम कैसे लेना है, उस 90% अंक को, इन शब्दों को हमको काम कैसे लेना है, वो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जुड़ते रहिए। और अगर यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के अन्य आकर्षक जो सामग्री है सहजता से आसान शब्दों में आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी।
तो यहाँ पर ये बातें हो गई। अब ये बात सोच रहे होंगे ये लिख करके क्या फायदा होगा इससे। आपने कई बार सोचा होगा, देखो बहुत काम की चीज है, कई बार सुनते हैं, बोलते रहते हैं, याद भी है आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, ये बातें बहुत को ध्यान है ना, पर ध्यान होने से क्या फायदा जब काम में लेना ही नहीं आता। ऐसे माल से क्या फायदा, हमारे पास खाद्य सामग्री बनाने की पूरी सामग्री है लेकिन बनाना नहीं आता, तो फिर वो सामग्री क्या काम की। ठीक है ना, तो उसको कैसे काम में ले वो भी आप सीख लीजिए। अब देखिए हमने कर्ता, हिंदी की तरफ देखते, कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को। करण का से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, के लिए। अपादान का से। अब आप सोच रहे होंगे से तो इधर भी आ गया, तो यहां अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, संबंध का के की और अधिकरण में पर। अब ये कैसे काम में लेंगे वो मैं बता देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि कुछ बातें इसमें से मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इस जगह वाक्य बनाएंगे। तो देखिए अब मैंने यहां लिखा था वह पढ़ता है, लिखा था ना अभी, तो उस वह पढ़ता के बीच में और शब्द ले आते हैं अपन, क्या लिखते हैं, वह पुस्तक से पढ़ता है, पुस्तक से पढ़ता है। अब वाक्य देखिए कितना आसान बनेगा। पहले तो हमको जो आता है वो बना दीजिए, वह का संस्कृत में क्या बोलते हैं, सह, बना दिया। अब पढ़ता है, इस पढ़ता शब्द को अब संस्कृत में पहले नंबर पर है, इसमें भी पहले नंबर वाला उतार देंगे हम, पढ़ती। इस तरह वाक्य बनाओ, पहले हमने कर्ता और क्रिया व्यवस्थित कर दी। अब रही बात बीच के शब्द की, अब बीच में किससे पढ़ता है, से कारक चिन्ह, अलग होने का भाव तो नहीं हो रहा ना, केवल कारक चिन्ह, किसके द्वारा पढ़ता है, इस तरह कारक चिन्ह, तो से किस में आता है, करण कारक में। करण कारक कौन से नंबर पे हुआ, 1 2 3, तीसरे नंबर पे हुआ ना, अर्थात तृतीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति में क्या होता है, यहाँ राम है, पुस्तक वैसे नपुंसकलिंग का है, लेकिन नपुंसकलिंग में भी आप जानते हो कि पहली दो विभक्ति नपुंसकलिंग के हिसाब से चलेगी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, और तीसरी विभक्ति से तो वही लाइन लग जाती है पुल्लिंग वाली, तो पुल्लिंग के हिसाब से हम उसको याद करते चलेंगे। तो तीसरी में तो पुल्लिंग आ गई ना, तो यहां पर लिख देंगे पुस्तकेन। अब दीजिए ना कौन सी वाक्य देते हैं, कितना बड़ा वाक्य दे दो हम बढ़ा देंगे। अब मान लो हम सब बाजार जाते हैं, हम सब बाजार जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबको क्या बोलते हैं, वयम। वयम का मतलब हम सब, लिख दिया वयम। कोई परेशानी हुई, ये नहीं परेशानी। अब बाजार जाते हैं, जाते बढ़ाएंगे पहले, वयम कौन से नंबर पे, 9 नंबर पर। 9 नंबर का इधर क्या है, पठाम है, तो 9 नंबर से 9 नंबर मिला दीजिए ना, तो पठाम। अब पठाम है, पठाम है, और मेरे से पठाम लिखने जा रहा था अभी, ऐसे गलती आपसे भी होती है, इसलिए ध्यान रखो वाक्य में क्या है, क्योंकि हम पढ़ धातु ज्यादा रूप याद करते हैं ना। यहाँ पर जाते हैं, जाते हो क्या बोलते हैं, गम धातु के हिसाब से गच्छा में, आधा काम हो गया। अब रही बीच की बात व्यवस्थित, हम सब का अर्थ लिख दिया हमने, जाते का अर्थ लिख दिया बाजार, बाजार जाते हैं, कर्म कारक का उदाहरण है ये। तो कर्म कारक है, तो कर्म कारक का कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, द्वितीय विभक्ति लगा दो, दूसरा क्या, रामम। तो बाजार को क्या बोलेंगे, आपनम। ये वाक्य बन गया, बन गया ना। इस तरह इन कारक चिन्हों के हिसाब से आप व्यवस्थित करते जाइए, वाक्य आराम से बन जाएंगे। तो फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो एक बार बताओ, ये YouTube ने कमेंट बॉक्स बनाया किस लिए, इस पे आप अपनी समस्या लिखो ना। मैं किस लिए बैठा हूं, आपकी हर समस्या का समाधान इस चैनल के माध्यम से
हो जाएगा। तो उसको कमेंट में उसका पूरा उपयोग कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम तो अच्छी तरह आपको सही प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाना है, ठीक है। अब ये अधिकरण कारक, अब यहां पर मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, अगर आपके समझ में आ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में उनके अनुवाद करके, संस्कृत अनुवाद करके अवश्य लिखना है। तो देखते हैं मोहन, चलो मोहन का एक बार मैं बता देता हूं, आप सोचोगे कि ये 9 शब्द से बाहर है। तो मोहन प्रथम पुरुष में माना जाएगा। मोहन यहां कलम से लिखता है, इस तरह का वाक्य। तो घबराना नहीं है। मोहन एक वचन, अगर मोहन और राम होता तो द्विवचन हो जाता, 3 नाम होते तो बहुवचन हो जाता। तो इसको मोहन है कलमेन, अब लिखती, क्या परेशानी हुई, बन गया वाक्य। अब मैं वाक्य देता हूं आपको, ये वाक्य भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा मुझे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखिए, अब परीक्षा घड़ी आ गई तुम्हारी, अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब इन वाक्यों को कमेंट बॉक्स में अवश्य हल करके देना है आपको उत्तर। तो यहां पर रमेश विद्यालय जाता है, प्रथम वाक्य। दूसरा वाक्य, वे दोनों पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है। तीसरा वाक्य, घबराना नहीं है वाक्य को देख के, हमको तो केवल इस सिस्टम से चलना है। यहां पर हम लिखेंगे अब मैं दौड़ता हूं, तुम सब पढ़ते हो, वह तुमसे कहता है, ठीक है। ये 5 वाक्य आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं, और कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना समाधान प्राप्त करना है, ठीक है। इसी प्रकार के आकर्षक और सहज और आसान भाषा में आपके लिए शिक्षण सामग्री प्रेषित करते रहेंगे। इसलिए अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक अभिपद हो गया था, अभिपद आ जाते शिक्षा लिखना हो